हेलो के ड्रामा ट्राई फैमिली, हाजिर है हम एक बार फिर 2023 की रोमांच से भरी एक और के ड्रामा की कहानी के साथ, जिसमें एक बच्ची 7 बार मरकर पुनर्जन्म लेती है। तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है और क्या वो आखिर तक अपनी जिंदगी में कुछ बदल पाएगी? जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है असामी नाम की एक 33 साल की महिला से, जो साधारण जीवन बिता रही है। वो एक सरकारी नौकर है और पूरे हफ्ते काम करने के बाद हफ्ते के अंत में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। फिर अचानक एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वो खुद को एक खाली जगह पर पाती है। सामने सर्विस डेस्क पर कोई बैठा हुआ है। असामी ने हिम्मत करके जब जाकर पूछा तो पता चला कि वो मरे लोगों को अगले जन्म का रास्ता दिखाता है। उसने बाएं ओर का दरवाजा दिखाते हुए उसे अगले जन्म की ओर बढ़ने को कहा। थोड़ा दूर जाकर असामी वापस उसे डेस्क पर आकर पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगी? क्या मेरे लिए कुछ अच्छा होना लिखा है? डेस्क पर बैठा वो आदमी देखकर बताता है कि 33 साल के जीवन के कर्मों के फलस्वरूप तुम ग्वाटेमाला में एक चींटी खाने वाली प्रजाति की जानवर बनोगी, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखकर असामी निराश हो जाती है। ऐसा उसके पिछले जन्मों की नाकामियों और कमियों की वजह से हो रहा है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तब उस आदमी ने उसे एक दूसरा रास्ता बताया। वो चाहे तो इस दाईं तरफ के रास्ते से होकर अपनी पुरानी जिंदगी को एक और मौका दे सकती है और इस तरह वो अच्छे काम करके अपनी जिंदगी को नई दिशा देकर एक बेहतर मकाम हासिल कर सकती है। असामी बिना समय गंवाए दाईं तरफ के रास्ते की ओर चल पड़ती है और एक बार फिर अपने उसी माता पिता के घर में जन्म लेती है। लेकिन उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद है, यहाँ तक कि उसे बोलना और चलना भी आता है। लेकिन अपने आम माँ बाप को वो डराना नहीं चाहती, इसीलिए किसी भी आम बच्चे की तरह उसे 10 महीने पालने में ही इंतजार करना पड़ा। जब वो किंडरगार्टन में गई, उसकी टीचर ने देखा कि उसके लिखने और सीखने की क्षमता बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा है। असामी के दिमाग में हमेशा से ये बात है कि उसे इस जिंदगी में कुछ बेहतर करना है। वो पढ़ाई में अच्छा करने लगी और उसके अलावा वो भले कर्मों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी। अब वो कूड़ा करकट यहाँ वहाँ नहीं फेंकती, फूलों को नहीं तोड़ती, जैसा कि वो अपने पहले बचपन में किया करती थी। उसने अपनी इस दोबारा मिली जिंदगी को बहुत सीरियसली ले लिया। फिर एक दिन एक बात उसने नोटिस की जो इसके पहले कभी नहीं की थी। उसकी फ्रेंड रीना के फादर उनकी किंडरगार्टन की टीचर से काफी क्लोज है। उसे पिछले जन्म की बातें याद आती है, किस तरह रीना को अपना नाम बदलना पड़ा था। वो ये जगह छोड़कर चली गई थी और बाद में उनकी किंडरगार्टन की टीचर भी गायब हो गई थी। अब उसे समझ में आता है कि क्योंकि रीना के फादर और उसकी टीचर के बीच अफेयर शुरू हो गया था, जिस वजह से रीना के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और रीना को अपनी मॉम के साथ यहाँ से जाना पड़ा था। बाद में उसके टीचर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। वो इस जन्म में इन सब चीजों को होने से रोकना चाहती है, इसीलिए वो जब भी उन दोनों को बातें करते देखती, किसी न किसी तरह बीच में आ जाती। फिर एक दिन उसने रीना के फादर को उसके टीचर को एक नोट देते हुए देखा। जब टीचर अपने ऑफिस में नहीं थी, असामी उसका फायदा उठाकर उस नोट को बदल देती है। लेकिन इससे काम नहीं बना तो ये सोचकर अब वो रीना के फादर को एक धमकी भरा मैसेज भेजने की सोचती है कि अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो वो सबको उनके और टीचर के बारे में बता देगी। लेकिन उस जमाने में अभी तक मोबाइल फोन नहीं आए थे। फिर उसे याद आता है कि एक बार उसके किसी फ्रेंड ने उसे लैंडलाइन से मैसेज भेजना सिखाया था। आधी रात को जब घर पर सभी सो जाते हैं, वो घर के लैंडलाइन से मैसेज भेजने की कोशिश में पकड़ी ही जाने वाली थी, मगर किसी तरह बच गई। फिर असामी ने सोचा कि अगर मैसेज भेजने वाले नंबर को ट्रैक किया जाएगा तो रीना के फादर को पता चल जाएगा कि ये मैसेज कहाँ से आया है। इसीलिए अब वो एक पब्लिक बूथ से मैसेज भेजने का फैसला करती है। जब वो पार्क में बने एक फोन बूथ पर पहुंची, उसे याद आया कि सिक्के लाना तो वो भूल ही गई है, जिसके बिना ये फोन काम नहीं करेगा। निराश होकर असामी घर लौट आती है। अब घर पर उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसकी बहन ने एक बार बताया था कि पापा शू रैक में अपने पैसे छुपा कर रखते हैं। असामी अपनी पिछली जिंदगी की याददाश्त का फायदा उठाकर वहाँ से पैसे निकालती है और एक बार फिर उसी फोन बूथ पर जाकर रीना के फादर को मैसेज भेज देती है। पर जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगी, कुछ पुलिस वाले वहाँ चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने रात की इस वक्त अगर उसे वहाँ देख लिया तो पक्का उसके पेरेंट्स को बता देंगे। इसीलिए वो एक कार के पीछे छुपकर उनके जाने का इंतजार करती है और फाइनली घर पहुंचकर चैन की सांस लेती है। अब अगले दिन जैसा कि उसे पता है, रीना के फादर उनकी टीचर को नजरअंदाज करते हैं। वो रीना को छोड़कर सीधा वहां से चले गए। अब न रीना के पेरेंट्स का डाइवोर्स होगा, न उनकी टीचर की नौकरी जाएगी और न ही रीना को यहाँ से जाना पड़ेगा।
कुछ सालों बाद असामी एलिमेंट्री स्कूल चली गई। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो गई कि बिना स्कूल गए भी क्लास में टॉप करती। हालांकि वो एक अलग तरह के लाइफ के बारे में सोचती, लेकिन उसका जीवन बिल्कुल पिछले लाइफ की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि वो इस जन्म में अच्छे कर्मों को जोड़ने का काम कर रही है। 1997 की तरफ स्कूल में एक वीडियो गेम काफी पॉपुलर है, जहाँ बच्चे वर्चुअल चिकन को ग्रो करते हैं और उनमें कंपटीशन रहता है कि कौन अपने वर्चुअल चिकन को बचाकर सबसे बड़ा कर सकेगा। अपने पिछले जीवन की मेमोरी से असामी ने ये गेम पहले ही खेलना शुरू कर दिया और इसमें वो सबसे आगे रहती है। अब कुछ दिनों बाद उसके किंडरगार्टन स्कूल की फ्रेंड रेना भी उनके यहाँ एडमिशन लेती है। स्कूल में वो 2 दोस्तों को देखती है जिनकी आगे जाकर शादी होगी, मगर जल्द ही डिवोर्स भी हो जाएगा। असामी दूर से उन्हें देखती रहती है। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी नात्सुकी और मिही उसके अच्छे दोस्त बनते हैं और वो स्कूल में सारा वक्त साथ बिताते हैं। उन सालों में स्टिकर का बहुत क्रेज हुआ करता था। बच्चे अलग अलग तरह के स्टिकर जमा करते और रेयर स्टिकर्स की अदला बदली भी होती उनके सही दाम मिलने पर। क्लास 4 तक आते आते वर्चुअल चिकन और स्टिकर्स का ट्रेंड पुराना हो गया। अब बच्चे पर्सनल स्क्रैप बुक रखने लगे हैं जिनमें वो अपने लिटिल सीक्रेट्स लिख कर रखा करते। असामी डिसाइड करती है कि इस बार वो अपने स्क्रैप बुक्स को संभाल कर रखेगी, पिछली बार की तरह गुम नहीं होने देगी। अब आता है साल 2003, जब असामी अपने टीनेज में है, जब बच्चे रेबेलियस हो जाते हैं। उसे इस बार भी अपने लेजी पापा को देखकर चिढ़ होती है और वो उनसे कभी कभार बदतमीजी भी कर बैठती है और वो अपने अनोइंग टीचर मिस्टर मिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक बार मिस्टर मिता ने उसके दोस्त को क्लास में नोट पास करते हुए पकड़ लिया। अब की बार असामी अपने दोस्तों के लिए उन्हें ही गलत बताने लगी, जिसके बाद उन तीनों दोस्तों को टीचर रूम बुलाया गया और वो तीनों बुरी तरह फंस जाते हैं। उस जमाने में फोटो बूथ का काफी चलन था। वो तीनों दोस्त खूब सारे फोटोज खिंचवाते हैं। एक दिन टीचर को क्लास के दौरान असामी के डेस्क से एक वीडियो गेम बरामद हुई, जबकि ये पिछली लाइफ में भी हुआ था, मगर ये बात असामी के दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। इतिहास फिर दोहराया गया और असामी की वीडियो गेम को इस बार भी जब्त कर लिया गया। सारी बातें याद रहते हुए भी कि वो पिछली लाइफ में किस लड़के को पसंद करती थी, कौन उसका क्रश हुआ करता था। अब की बार उसे उन कम उम्र के नौसिखिए लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तो मैच्योर आदमी पसंद है। बचपन में टॉप करना असामी के लिए आसान था, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ने लगा ये मुश्किल होता गया और वो किसी तरह पूरे स्कूल में 7वें नंबर पर आई। किसी और हाई स्कूल में एडमिशन ना मिलने के डर से उसने पिछली लाइफ की तरह सेम हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ फिर से वही पुराने चेहरे हैं। हाई स्कूल का मतलब ही होता है प्यार होना और दिल टूटना, क्योंकि असामी को पहले से मालूम है कि उसका कोई भी लव अफेयर नहीं टिकने वाला। वो इस लाइफ में इन चीजों से दूर ही रहती है। अब आया साल 2008, जब असामी ने अपने करियर को सीरियसली लिया और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाता है। एक दिन अचानक उसने अपने पिछली लाइफ के बॉयफ्रेंड मसारू को कैफेटेरिया में बैठे देखा, मगर वो लिटरेचर डिपार्टमेंट से है, इसीलिए असामी को नहीं पहचानता। पिछली लाइफ में वो बहुत ज्यादा प्यार में थे और कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि कॉलेज के दिनों से ही मसारू क्लास बंक करके उसे जुए की लत लग चुकी थी, जिस वजह से उसके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते। कॉलेज के बाद भी वो किसी एक जॉब में लंबे समय तक टिक नहीं पाता और हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। फिर एक दिन उसने असामी से 50,000 रुपए की मदद मांगी और उसके बाद वो गायब हो गया। इसीलिए इस जन्म में असामी ने उससे दूर रहने का फैसला किया, जिससे कि वो पिछली लाइफ की गलतियों को ना दोहराए। अब कॉलेज की छुट्टियों के दौरान मेहू ने अपनी नई जॉब से एक कार खरीद ली और उसे चलाने का लाइसेंस भी मिल गया। दोनों दोस्त असामी और नात्सुकी उसके लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वो आसपास की जगह पर छोटी मोटी ट्रिप पर जा सकते हैं। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पिछली बार की तरह इस बार भी किसी लड़की ने शराब पीकर स्टेज पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। फंक्शन के बाद शाम को वो सभी मिडिल स्कूल के रीयूनियन में सबसे मिले। असामी ने देखा कि पिछली स्कूल लाइफ में जो उसका क्रश हुआ करता था, वो लड़का आज मोटा भद्दा लगने लगा है, यानी कि अभी तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पिछली लाइफ में हुआ था। उनके ग्रुप में शन नाम का एक लड़का है जो काफी अच्छा गाता है। सबने उसे ये कहकर चने की झाड़ पर चढ़ा दिया कि उसे अपने सिंगिंग करियर को सीरियसली लेना चाहिए, मगर कोने में बैठी ये सब देख रही असामी को मालूम है कि अभी जो लोग उसे इतना बढ़ावा दे रहे हैं, आगे जाकर इनमें से कोई भी शन की एक एल्बम तक नहीं खरीदता और वो एक बार में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करके जीवन बिताएगा। ये सब देखकर वो मन ही मन सोच रही है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो उसे सब कुछ बता दे कि आगे जाके सिंगिंग में उसका कोई करियर नहीं, तो शिजुका भी उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही उनका डाइवोर्स हो जाता है।
फिर असामी को याद आता है कि डाइवोर्स के बाद जब शन दोबारा शादी करता है तो उसे एक प्यारा सा बेटा होगा, जिसके लिए वो सिंगिंग करियर छोड़कर एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ले लेगा और इस तरह वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। असामी ने सोचा कि अगर वो सब कुछ अभी ही रोक देगी तो उस बच्चे का जन्म नहीं होगा। शायद इससे असामी के कर्मों पर बुरा असर पड़ सकता है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो तय करती है कि उसे उसकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और वो सबके साथ एंजॉय करने लगी। कुछ महीनों बाद वो फार्मेसी की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हो जाती है और कई सारे इंटर्नशिप करने के बाद घर से 20 मिनट की दूरी पर उसे एक फार्मेसी में नौकरी मिल गई। उसकी जिंदगी पिछली लाइफ में सरकारी नौकरी जैसे ही कट रही है। हर रोज 9 से 5 की नौकरी, जिसमें वो लोगों को चेक करके दवाइयाँ देती, समय समय पर दवाइयाँ बदलती और अगर कोई पेशेंट देर होने की वजह से चिल्लाता तो उसे शांत करती, जो कि काफी हद तक उसकी पिछली नौकरी जैसा ही था। एक दिन काम से लौटते हुए उसे अपनी स्कूल टीचर मिस्टर मीतो मेट्रो में दिखे, मगर वो उनके पास नहीं गई और चुपके से उनकी वीडियो बनाने लगी ताकि अपनी दोस्त मीहो और नात्सुकी को दिखा सके। लेकिन तभी वहाँ एक बखेड़ा खड़ा हो गया जब एक लड़की ने मिस्टर मीता पर उसे गलत तरह से छूने का इल्जाम लगाया। तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो गई और मिस्टर मीता को पुलिस ले जाने लगी। इतनी देर से ये सब देख रही असामी को याद आता है कि किस तरह पिछली लाइफ में एक दिन अचानक क्लास में उसे पता चला था कि मिस्टर मीता को सस्पेंड कर दिया गया है। शायद वो आज की इसी हादसे की वजह से होगा। वो तुरंत पुलिस के पास जाकर अपने फोन में रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर ये साफ हो गया कि वो आदमी मिस्टर मीता नहीं बल्कि कोई और है, जो कि उसके पिछले लाइफ के सरकारी दफ्तर का सुपरवाइजर था। असामी वहाँ मौजूद पुलिस को बता देती है कि इस आदमी को उसने एक सरकारी दफ्तर में देखा था जब वो वहाँ अपने किसी काम से कुछ महीनों पहले गई थी। आज उसकी वजह से मिस्टर मीता बच गए और वो इसके लिए असामी को शुक्रिया अदा करते हैं और जल्द ही अपने पुराने स्टूडेंट को पहचान भी लेते हैं। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में असामी देखती है कि उसके पिछले लाइफ के सरकारी सुपरवाइजर के खिलाफ कल के हादसे के लिए एक्शन लिया गया है और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ समय बाद मिस्टर मीता असामी से मिलने उसके घर आते हैं और कहते हैं कि अगर आज वो ना होती तो शायद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता, और वो उससे बचपन में ली वीडियो गेम वापस करते हुए कहते हैं कि वो ये बहुत पहले ही लौटा देना चाहते थे मगर भूल गए। असामी ने देखा कि वो वीडियो गेम आज भी काम कर रही है, जो उस वक्त बिल्कुल नई नई थी और जो इसने एक बार भी नहीं खेली थी। ये सोचकर जैसे ही वो वीडियो गेम शुरू करती है, उसने देखा कि मिस्टर मीता पहले ही वो पूरी गेम खेल चुके हैं। असामी फिलहाल जहाँ काम करती है वहाँ उसके एक सीनियर है मिस्टर तोरू, जो वैसे तो बहुत इज्जतदार है, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उनकी एक आदत है, वो हमेशा फार्मेसी सबसे पहले आने के बावजूद कभी शॉप नहीं खोलते और फिर शॉप खुल जाने की थोड़ी देर बाद ऐसे दिखाते हैं जैसे अभी अभी घर से आए हो। ये फार्मेसी असामी की पिछली लाइफ के सरकारी दफ्तर के बिल्कुल पास है। एक दिन वो वहाँ की कैंटीन में लंच करने गई तो देखा पिछली लाइफ के कलीग वहाँ पर है, जो अब उसे नहीं पहचानते। वो अपनी लव लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, जबकि पिछली लाइफ में उनके बीच इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। असामी दूर से ही उन्हें सुनती रहती है। एक दिन असामी अपनी बहन के साथ ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही है। वो अक्सर उनसे मिलने जाया करती क्योंकि उसे याद है कि जल्द ही उसके दादाजी चल बसेंगे। इस बार उसकी नजर दादाजी की दवाइयों पर पड़ती है, जो कि अलग अलग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से है, जिन्हें एक साथ खाना उनकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। असामी को शक है कि शायद इन्हीं गलतियों की वजह से उसके दादाजी पिछले लाइफ में जल्दी चल बसे थे। वो अपने फार्मेसी में जाकर उन दवाइयों को दिखाती है और उसका शक सही निकलता है। मेडिसिन के बदलने से कुछ ही हफ्तों में दादाजी की हेल्थ पे सुधार दिखाई दिया, जिसे सुनकर असामी बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं होती। अगले ही दिन उसके पिछले लाइफ का बॉयफ्रेंड मसारू को एक मैगजीन में देखती है। उसे याद है कि वो जुए की लत की वजह से बर्बाद हो गया था और असामी के 50,000 लेकर चंपत हो गया, मगर वो इस लाइफ में एक कंपनी का सीईओ है और काफी पैसे वाला है। असामी को लग रहा है जैसे कि इस लाइफ में उनके ना मिलने का असर हो सकता है। इस साल वो 33 की हो जाएगी, मगर इस लाइफ में वो बैचलर है और अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताती है। सब कुछ पहले जैसा ही है, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि उसकी बचपन की दोस्त रीना उसकी जिंदगी में वापस आती है जब वो एक रेस्टोरेंट में अचानक मिल जाते हैं। रीना उसे उस आदमी के बारे में बताती है जिसे वो डेट कर रही है, और वो असामी की फार्मेसी का मिस्टर तोरू है, जो कि पहले से शादीशुदा है। उसे याद आता है कि ठीक वैसे ही जैसे रीना के फादर उसके टीचर से अफेयर चला रहे थे, किस्मत ने आज उसकी बेटी की जिंदगी में भी वही लिख दिया। यानी कि जिस होनी को उसने सालों पहले रोका था, आज वो फिर से उसके सामने हो रहा है।
अब वहाँ से निकलकर वो तीनों दोस्त फोटो बूथ जाते हैं, जैसा कि बचपन में जाया करते थे, और उन यादों को ताज़ा करते हैं जहाँ उनकी मुलाकात शन से होती है, जो कि उस बार में रिसेप्शनिस्ट है। हालांकि आसामी को पहले से मालूम होता है, मगर वो उसके सामने शौक होने का नाटक करती है। वहाँ वो तीनों दोस्त मिलकर पार्टी करने आए हैं। अब यह आसामी मीहू और नात्सुकी को बताती है कि रीना जिस आदमी को डेट कर रही है वो उसके फार्मेसी से है और वो शादीशुदा है। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें रीना को फोन करके सब सच बता देना चाहिए, मगर उनमें से किसी के पास भी रीना का नंबर नहीं है। इसीलिए आसामी शन के पास जाकर उसका नंबर लेती है और इसी बहाने उसका हालचाल पूछती है। शन बताता है कि वो ठीक है, दिन भर में शिफ्ट पे अलग अलग नौकरी कर रहा है और वो बहुत खुश है क्योंकि उसका एक बेटा है जिसकी फोटो भी वो आसामी को दिखाता है। आसामी पूछती है कि क्या वो अपने सिंगिंग करियर को छोड़कर खुश है। वो कहता है कि अब उसकी फैमिली ही उसकी प्रायोरिटी है। आसामी सोचती है कि अच्छा हुआ उसने शन की लाइफ का कोर्स बदलने की कोशिश नहीं की। अब वो तीनों मिलकर रीना को फोन करके उसे बुलाते हैं। उसके आने तक वो तैयारी करते हैं कि ये बात उसे कैसे बताई जाए जिससे कि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। आधे घंटे में रीना भी वहाँ पहुँच जाती है और आसामी से सब सच जानने के बाद वो उसी वक्त तारू को फोन करके उसे ब्रेकअप कर लेती है और उसका नंबर भी डिलीट कर देती है। उस शाम वो लोग खूब नाच गाना करते हैं जिससे कि रीना अपने अंदर की भड़ास निकाल सके। बाहर आने के बाद वो सब देखते हैं कि रीना बिल्कुल ठीक है। तभी आसामी की नजर सड़क पर जाती है। आज ही का दिन था जब सड़क से कागज का टुकड़ा उठाते हुए एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। इस जन्म में वो उस सफेद ट्रक को अपनी आंखों के सामने से गुजरता देख बहुत खुश होती है कि वो अभी तक जिंदा है। और वो तीनों दोस्त वहाँ से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वहीं खड़ी एक औरत उन्हें जाते हुए देख रही है। अब अगले हफ्ते से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई। फर्क इतना आया कि अब मिस्टर तारू खुद से सबसे पहले फार्मेसी का दरवाजा खोलने लगे। अब वो किसी का आकर दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करते। फिर एक दिन आसामी साइकिल से काम पर जाते हुए रास्ते में शूटिंग होते हुए देख रही है। उसकी नजर वहाँ खड़े सेलिब्रिटी पर टिकी है और इतने में एक सफेद ट्रक ने आकर उसे टक्कर मार दी, जैसे उसकी मौत हो गई और वो उसी जगह वापस पहुंच गई जहां पहले आई थी। एक सफेद कमरे में एक आदमी डेस्क पर बैठा हुआ है। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो 33 साल में ही मारी गई। उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। आदमी बताता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक समय होता है जब उसके मरने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। स्टाफ ने आसामी की लाइफ साइकिल का स्लैब दिखाते हुए कहा कि अगर वो अपने अर्ली 30s में जिंदा रही तो उसकी जिंदगी उसके बाद काफी लंबी होने वाली है। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, आसामी तो मर चुकी है। उसने स्टाफ से पूछा कि क्या इस जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से उसे इंसानी रूप में जन्म मिल सकता है। स्टाफ ने बताया कि इस दफा वो एक मछली बनकर जन्म लेगी। आसामी की इस बात पर उसे बहस हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब स्टाफ ने उसे समझाया कि जैसे कि तुम इंसान हो तो तुम्हें इंसानी रूप में ही जन्म लेने की इच्छा है, वैसे ही जब कोई मछली, कौवा या कॉकरोच होता है तो वो भी अपनी ही प्रजाति में जन्म लेना चाहता है। फिर आसामी ने पूछा तो क्या सिर्फ इसीलिए उसे इंसान की प्रजाति में जन्म नहीं मिल रहा क्योंकि उसके कर्म उतने अच्छे नहीं हैं। स्टाफ ने उसके कहे पर हामी भरी, लेकिन अभी भी आसामी को मछली बनकर जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं है जिसे कभी भी कोई भी आसानी से खा सकता है। फिर आसामी ने पूछा कि क्या वो दोबारा आसामी बनकर जन्म ले सकती है। स्टाफ ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, इसके लिए उसे दाईं तरफ का दरवाजा चुनना होगा। आसामी फिर पूछती है क्या वो बार बार आसामी बनकर जन्म ले सकती है जब तक कि वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। स्टाफ ने कहा वो निर्भर करता है कि उसने अपने पिछले लाइफ में कितने अच्छे कर्म किए हैं। किसी को तो एक बार भी पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलता। फिर आसामी पूछती है तो वो कितनी बार पुनर्जन्म ले सकती है, जिस पे स्टाफ ने बताया कि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, किसी को बताई नहीं जा सकती। बात को आगे न बढ़ाते हुए आसामी ने एक बार फिर दाईं तरफ के रास्ते की ओर बढ़ती है और उसी घर में उसी पेरेंट्स के पास तीसरी बार आसामी बनकर जन्म लेती है। सब कुछ पहले से जानते हुए बचपन काटना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। जब जमाई लेते हुए उसे सारा दिन सोई रहना पड़ता था। फिर वो उसी किंडरगार्टन में गई जो उसके घर के नजदीक था और फिर उसे अपनी फ्रेंड रीना के फादर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है ताकि रीना को स्कूल छोड़कर जाना ना पड़े। अब एक दिन खाना खाते हुए उसकी प्लेट में मछली का एक पीस रखा है जिसे देखकर उसे याद आता है कि वो भी इसी तरह किसी का खाना बनकर पेट में जाने वाली थी। किंडरगार्टन के बाद वो एलिमेंट्री स्कूल गई जहाँ मीहू और नात्सुकी उसके दोस्त बने। इस बार भी टीनेज तक आते आते वो अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और इस बार भी क्लास में नोट एक्सचेंज करते हुए उसके दोस्त को मिस्टर मीता पकड़ लेते हैं। उसकी दोबारा मिस्टर मीता से बहस होती है और इस बार भी वो तीनों टीचर रूम में खड़े होकर डांट सुन रहे हैं। फिर आसामी को महसूस हुआ कि दोस्तों के लिए टीचर से लड़ना कितना बचकाना हरकत है।
मगर इस लाइफ में पढ़ाई पर ज्यादा फोकस ना करने की वजह से उसके स्कूल की रैंकिंग पिछली बार से खराब आती है। हाई स्कूल खत्म होने के बाद 2009 में वो फिर उसी यूनिवर्सिटी में जाती है। इस बार उसने लिटरेचर लेकर पढ़ाई की, अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह, जहाँ इस बार मसारू भी उसकी क्लास में है, जो फर्स्ट लाइफ में उसका बॉयफ्रेंड था। मगर इस बार भी अपनी सेकेंड लाइफ की तरह उसे मसारू में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो किस तरह का इंसान है। हालांकि सेकेंड लाइफ में किसी गुड लक की वजह से वो अमीर बन गया था। अब मसारू उसे भी अपने बाकी दोस्तों के साथ बुलाया करता, जहाँ मसारू को गाना गाते देख उसे अपने फर्स्ट लाइफ की याद आ जाती है, जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे और एक साथ बहुत खुश थे। पार्टी के बाद एक ही तरफ घर होने की वजह से मसारू उसे घर ड्रॉप करता है। कार में बैठे हुए असामी अपनी पिछली लाइफ में मसारू के साथ बिताए गए पलों को याद करती है। दूसरी तरफ मसारू सोच रहा है कि ना जाने असामी उसके बारे में क्या सोचती होगी। खैर, कार से उतरने से पहले वो उसका नंबर मांगता है और वो दोनों फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। असामी अभी भी उससे दूरी बना कर रखना चाहती है, लेकिन मसारू उसे हमेशा पार्टीज में इनवाइट करता और उनका अक्सर मिलना जुलना होने लगा। और एक दिन मसारू ने उसे अपने दिल की बात कह दी और इस बार ये सोचकर असामी ने चांस लिया कि सेकेंड लाइफ में वो बहुत अमीर बन गया था, तो शायद इस लाइफ में भी वो ऐसा कुछ कर सके। ये प्यार मसारू के लिए तो नया है, मगर असामी के लिए तो ये जैसे 62 साल बाद किसी पैचअप जैसा लग रहा है। मसारू के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो उसे एक मौका देती है और ख्याल रखती है कि वो अपनी पिछली लाइफ की आदतों की तरफ ना जाए। लेकिन इस लाइफ में भी मसारू का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और वो क्लास बंक करने लगा। असामी को डर था कि वो फर्स्ट लाइफ की तरह गलतियां ना करे, इसीलिए ज्यादा रोक टोक की वजह से मसारू एक दिन उसे ब्रेकअप कर लेता है। असामी का दिल टूट जाता है, मगर उसे एक बात समझ आती है कि कुछ लोग आपके दिल में रहने के लिए बने होते हैं, मगर जिंदगी में नहीं। कॉलेज के बाद असामी एक टेलीविजन स्टेशन में काम करने के लिए टोक्यो चली गई। शुरुआत में उसे छोटे मोटे काम मिलते थे, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाने का काम या लाइटमैन की तरह खड़े रहने का काम, लेकिन वो अपना काम लगन के साथ करती रही और जल्द ही उसे एक ड्रामा टीम में बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब मिल गई, जिसमें उसका काम था सभी एक्टर्स को टाइमली मैनेज करना। पिछली 2 जिंदगियों की जगलिंग की वजह से वो इस काम में वाकई अच्छी बन गई और इस तरह उसने काफी कॉन्टैक्ट्स भी बनाए। जब एक ड्रामा की शूट खत्म हुई तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताने घर चली गई और अपनी बिजी लाइफ से वक्त निकालकर अपने पुराने दोस्त मीहो और नाचुकी से भी मिलने जाया करती। जल्द ही उसे अपनी पिछली लाइफ की फेवरेट नोवेल पर बनने वाली ड्रामा में काम करने का मौका मिला, जिसके प्रोड्यूसर आला दर्जे के थे। और इस बार ड्रामा के सेट पर वो अपनी एलिमेंट्री स्कूल की फ्रेंड हारुका से मिली, जो बतौर मेकअप आर्टिस्ट वहाँ काम कर रही है। वो दोनों मिलकर अच्छा वक्त बिताते हैं। एक दिन असामी की बहन ने फोन करके बताया कि आज उनके पापा का बर्थडे है। असामी को वो दिन याद आता है कि किस तरह वो पिछली लाइफ में पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट ले जाते हुए मिस्टर मीता के साथ हुए हादसे को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन अफसोस वो इस बार उनकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अब टोक्यो शहर में रहती है। लेकिन आज उसका मन काम पे लग ही नहीं रहा। वो चाहती है कि किसी तरह इस बार भी वो मिस्टर मीता की मदद कर सके, इसीलिए वो पूरे दिन की शूटिंग को जल्दी रैप अप करने की कोशिश करती है। वो हारुका से कहती है कि आर्टिस्ट का मेकअप जल्दी खत्म करे, बीच में रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करती है, जिससे कि लोगों का मन काम में लगा रहे और उन्हें जल्दी भूख न लगे। जहाँ 7-8 टेक में कोई सीन शूट होता है, वो 3 टेक्स में होने लगा। प्रोड्यूसर से कहकर लंच कैंसिल करवा दिया ताकि रैप अप जल्दी हो सके। जो एक्टर ट्रैफिक में फंसे थे उन्हें दूसरे रास्तों से रीडायरेक्ट करके लाया गया और इस तरह शूटिंग पूरे 3 घंटे पहले खत्म हो गई। अब घर के लिए निकलते वक्त उसे याद आया कि उसने उस दिन 9 बजे की ट्रेन ली थी, लेकिन उसे याद नहीं कि वो ट्रेन कौन सी थी जिसमें उसके स्कूल टीचर मिस्टर मीता चढ़े थे, क्योंकि 9 बजे वाली 3 ट्रेन है। लेकिन असामी को इतना याद है कि उसने किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन लिया था। वो प्लेटफॉर्म के पास जाकर खड़ी हो गई और मिस्टर मीता का इंतजार करने लगी। तभी उसकी मुलाकात बचपन की फ्रेंड शिजुका से हो गई। उससे फैमिली वगैरह की थोड़ी बहुत बातें होने लगी। हालांकि असामी को याद है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मगर उसका ध्यान पूरी तरह मिस्टर मीता की तरफ है। वो उसे जल्दी बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जब उसे मिस्टर मीता दिखे तो वो थोड़े परेशान हैं, क्योंकि आज उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से चले गए। लेकिन असामी उनका पीछा नहीं छोड़ती और उसी ट्रेन में उनके साथ चढ़कर उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रखने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पता चला कि कोई और उस मामले में फंस गया है और वह वही सरकारी दफ्तर वाला अफसर निकला। घर आकर वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देती है, लेकिन वो सिर्फ अपने पापा को बर्थडे विश करने आई थी। वो रुक नहीं सकती। उसे कल की शिफ्ट के लिए आज रात ही ट्रेन से वापस टोक्यो निकलना होगा। इस तरह अपनी बिजी लाइफ में उसने 5 साल बिता दिए और एक दिन
उसके बालकनी के नीचे बचपन के दोस्त नात्सुकी और मिहो मिलने आए हैं। असामी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, मगर इतने साल अकेले और बिजी रहने की वजह से वो थोड़ी बदल चुकी है। जैसे असामी उनसे कहती है कि इस तरह अचानक न आकर उन्हें बता कर आना चाहिए था। और जब वो सब तय करते हैं कि नीचे बिस्तर लगाकर सोएंगे, असामी अपने ही बेड पर सोना चाहती है। ये सब देखकर उसके दोस्त कहती है कि अब वो पहले जैसे नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी दूरियां खत्म हो गई और उन्होंने अच्छा वक्त बिताया। जब सुबह असामी ने मिहू को 2 दवा मिलाकर खाते देखा, उसे पिछली लाइफ से अपने दादाजी की याद आ गई। इसीलिए इस वीकेंड पे असामी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर मिलने जाती है और अपने दादा को पिछली बार की तरह ही 2 अलग अलग डॉक्टर्स की दवा खाने से रोकती है। तभी उसकी बहन ने पूछा कि उसे मेडिसिन के बारे में इतना कैसे पता। असामी बात को घुमाते हुए कहती है कि उसने एक ड्रामा के लिए प्रोडक्शन टीम में काम किया था, तभी उसे मेडिसिन के बारे में इतना कुछ पता चला। फिर जब उसकी बहन ने उस ड्रामा का नाम पूछा, असामी ने किसी एक ड्रामा का नाम बता दिया। अब उसकी दादी भी उस ड्रामा की डीवीडी देखना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात हुई कि फार्मेसी में दिखाने के बाद वो उनकी मेडिसिन बदलने के लिए राजी हो गए। अब वहाँ पड़ी मैगजीन में वो मसारू के बारे में दोबारा पढ़ती है। इस बार भी वो एक कंपनी का सीईओ है, लेकिन उसका टोटल वर्थ 1 बिलियन से घटकर 900 मिलियन हो गए हैं। असामी को लगता है कि अगर वो साथ होते तो शायद कहानी कुछ और ही होती, लेकिन उनके 2 महीने के रिलेशनशिप की वजह से मसारू को 100 मिलियन का नुकसान हो गया। अब यह असामी के टेलीविजन करियर में सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब वो एक प्रोड्यूसर बन चुकी है और पुनर्जन्म की कहानी धीरे धीरे उसके दिमाग में घर कर रही है। उसने तय किया कि वो इस लाइफ एंड रीबर्थ की खुद की एक्सपीरियंस पर एक ड्रामा बनाएगी, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होगा कि ये उसकी अपनी कहानी है। लेकिन उसके को प्रोड्यूसर्स को ये कहानी उतनी अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में कौन ऐसे पुनर्जन्म की फिल्में देखता है जिसमें वो लड़की हर जन्म में कुछ खास नहीं कर पाती, वो सिर्फ अपने दोस्तों के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और शादी होने से रोकती है। उनके हिसाब से कहानी में उस मेन कैरेक्टर को कुछ बड़ा करना चाहिए, जैसे कि दुनिया को बचाना या नोबेल प्राइज जीतना, जिसके बाद असामी को मजबूरन अपनी कहानी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब वहाँ से निकलने के बाद असामी को याद आता है कि इस लाइफ में अभी तक रीना और फार्मेसी में काम करने वाला मिस्टर तोरू की मुलाकात नहीं हुई होगी। वो शायद उनके अफेयर को शुरू होने से रोक सकती है। वो अपने सभी पुराने क्लासमेट्स को फोन करके पूछती है कि क्या किसी के पास रीना या शन का नंबर है, मगर वो किसी के पास नहीं होता। अब असामी अपने न्यू ड्रामा प्रोडक्शन में बिजी हो गई, जो कि इस बार उसकी खुद की कहानी है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने, एक्टर्स को फाइनलाइज करने, इन सब कामों में बिजी हो गई। अब शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। वो इस मौके पे अपने होम टाउन आती है ताकि वो रीना का अफेयर सुलझा सके। इस बार भी वो शन से मिलने बाहर जाती है जहाँ वो काम करता है, ताकि रीना का नंबर मिल सके। लेकिन वहाँ काम करने वाली लड़की ने बताया कि आज उसकी छुट्टी है। असामी ने कहा कि वो शन के स्कूल की दोस्त है, तो क्या उसका नंबर वो दे सकती है। उस लड़की ने शन से बात करने के बाद बताया कि शन को असामी बिल्कुल भी याद नहीं, इसीलिए उसने नंबर देने से इनकार कर दिया है। अब असामी अपने एलिमेंट्री स्कूल की फोटोज चेक करती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो शन या रीना के करीब हो, जिससे कि उनको उन दोनों में से किसी एक का नंबर मिल सके। फिर उसे शिजुका की याद आती है, जिसका अब तक शन से डाइवोर्स हो चुका होगा। लकीली शिजुका से उसे रीना का नंबर मिल जाता है। पहले तो वो रीना से उनके बचपन की और यहाँ वहाँ की बातें करती है, फिर उसे 1 अप्रैल को मिलने बुलाती है, क्योंकि उसी दिन वो मिस्टर तोरू से मिली थी, मगर किसी वजह से रीना ने कहा कि वो नहीं मिलने आ सकती। अब 1 अप्रैल के दिन असामी उसी रेस्टोरेंट में जाती है और वो सीट लेती है जहाँ से वो सभी को आते जाते देख सके, क्योंकि आज ही के दिन रीना और मिस्टर तोरू पहली बार इस रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। रीना का इंतजार करते हुए असामी ने बहुत कुछ खा लिया और वो हार मानकर वापस जाने ही वाली थी कि दरवाजे से रीना को आते देखती है और असामी को वहाँ देख वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि रीना की कोई मीटिंग कैंसिल हो जाने की वजह से वो यहाँ आई थी। अब दोनों साथ बैठे बातें कर रहे हैं। असामी चाहती है कि वो रीना को यहाँ से कहीं और ले जाए, क्योंकि मिस्टर तोरू किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, लेकिन रीना इंसिस्ट करती है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और वो रीना को ट्रीट भी देना चाहती है। मजबूरन असामी को दोबारा उसके साथ खाना ऑर्डर करना पड़ा। सब कुछ सही जा रहा था कि अचानक मिस्टर तोरू वहाँ आता है और उनके ठीक ऑपोजिट वाले टेबल पर आकर बैठ गया। अब असामी कोशिश कर रही है कि किसी तरह रीना को अपनी बातों में उलझा कर रखना, ताकि मिस्टर तोरू पर उसके नजर न जाए, लेकिन तोरू की रीना पर नजर पड़ जाती है। वो बहुत पहले कहीं मिले थे और वो उनके टेबल तक आता है। असामी सोच रही है कि उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन उनमें सिर्फ हाई हेलो होता है। उसके बाद वो वापस अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने वाले हैं, असामी सोचती है कि उसने उन दोनों को करीब आने से रोक लिया,
मगर पीछे मुड़ते ही वो उन दोनों को नंबर एक्सचेंज करते हुए देखती है, यानी कि असामी की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। आखिरकार वो हो ही गया जिसका उसे डर था। अब रात भर असामी को नींद नहीं आती, मगर सुबह तक वो एक तरकीब निकाल लेती है। वो सीधा उसी फार्मेसी में आती है जहाँ वो अपनी पिछली लाइफ में काम किया करती थी और जहाँ मिस्टर तोरू अभी भी काम करता है। उसने देखा कि मिस्टर तोरू पहले की ही तरह अपनी कार में बैठे किसी के शॉप खोलने का इंतजार कर रहा है। असामी ने सीधा उससे आकर कहा कि उसे शादीशुदा होते हुए रीना से नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए। तोरू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तब असामी ने कहा कि कल जब वो रेस्टोरेंट आया था उसकी उंगलियों में शादी की रिंग थी, मगर नंबर एक्सचेंज करते वक्त उसने वो उतार दी। अब तोरू पकड़ा गया। आगे असामी कहती है कि अगर उसने इसके बाद भी कभी रीना को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद तोरू उससे माफी मांगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वहां से जाते हुए असामी उससे कहती है कि अगर तुम पहले पहुंच जाते हो तो किसी का आकर शॉप खोलने का इंतजार क्यों करते हो, खुद भी जाकर खोल सकते हो। ये सुनकर तोरू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। अब टोक्यो वापस आकर असामी अपने नए ड्रामा के प्रोडक्शन में बिजी हो जाती है। जब उसे पता चला कि उसकी फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट हारुका, जो उसके साथ पिछले कई सालों से काम कर रही है, वो शादीशुदा है। हारुका ने बताया कि उसने यहाँ काम शुरू करने के बाद ही शादी कर ली थी, मगर कोई सेरेमनी नहीं हुई, इसीलिए किसी को कुछ बताया नहीं। असामी को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने काम और पिछले लाइफ के मैटर्स को सुलझाने में इतना बिजी हो चुकी है कि अपने आसपास के दोस्तों की लाइफ में क्या हो रहा है उसे मालूम ही नहीं। लेकिन उसे इतना इत्मीनान है कि आज भी उसके पास नात्सुकी और मिहो जैसे दोस्त हैं। एक दिन उसे अचानक शन का फोन आता है, जिससे वो 9 साल पहले हाई स्कूल रीयूनियन में मिली थी। वो दोनों मिलने का फैसला करते हैं। शन टोक्यो किसी काम से आया हुआ है। असामी को शिजुका के और उसके डिवोर्स के बारे में मालूम है, इसलिए वो पूछती है कि अब उसकी लाइफ कैसी चल रही है। शन ने बताया कि वो दोबारा शादी करने वाला है और उसे लड़की की फोटो भी दिखाता है, जो कि उसी के बार में काम करती है, जिसे असामी पहले भी मिल चुकी है जब वो शन को ढूंढते हुए वहां गई थी, लेकिन उसकी छुट्टी थी। वो लड़की शन को पसंद करती थी, इसीलिए उसने असामी को उसका नंबर नहीं दिया होगा। फिर शन ने उसे अपने एक एल्बम की कॉपी दी। असामी को उसका गाना सुनने का मौका अपनी किसी भी लाइफ में नहीं मिला था। वो खुश है कि इस बार वो शन का गाना सुन पाएगी। फिर शन ने बताया कि मैंने म्यूजिक कंपनी छोड़ दी है और अब खुद का म्यूजिक बनाकर एल्बम निकालता हूँ, लेकिन अगर उसके प्रोडक्शन हाउस में किसी छोटे मोटे रोल की जरूरत पड़े तो वो उसे एक मौका जरूर दे। असामी मन ही मन सोच रही है कि उसके ड्रामा के लिए सारे एक्टर्स फाइनल हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो उसे कुछ नहीं कहती। अब शाम को मिहो और नात्सुको उससे मिलने टोक्यो आते हैं। असामी कहती है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं, जिस पर नात्सुकी ने कहा कि अगर उसने ज्यादा बोला तो वो हर रात आने लगेंगे। इस तरह की थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद असामी ने उन्हें बताया कि वो आज शन से मिलने गई थी। उन दोनों को ही नहीं मालूम था कि शन का डाइवोर्स हो चुका है और वो खुद की म्यूजिक एल्बम निकालता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद म्यूजिक से कमाए पैसे काफी नहीं थे उनका घर चलाने के लिए, जिस वजह से उनका डाइवोर्स हो गया। जब असामी ने बताया कि शन उससे एक्टिंग में छोटे मोटे रोल मांग रहा था, मिहो सुनकर हैरान है कि उसने असामी से काम मांगा क्योंकि वो क्लास में काफी पॉपुलर हुआ करता था, तो उसके लिए अपने घमंड को छोड़कर किसी से काम मांगना काफी मुश्किल रहा होगा। वो लोग सन को सपोर्ट करने के लिए उसके डीवीडी खरीदने की सोचते हैं। तभी असामी कहती है कि उसने उसे अपनी एक म्यूजिक डीवीडी दी है। वो तीनों बहुत एक्साइटेड है उसे सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्लास में उसके बारे में काफी सुना था कि वो बहुत अच्छा गाता है। लेकिन उसका गाना सुनने के बाद उनमें से कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि इससे बुरा गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। हारू की बात बदलते हुए कहती है कि आज उसे पता चला कि उनकी एलिमेंट्री स्कूल की फ्रेंड हारुका की 6 साल पहले शादी हो चुकी है, तो फिर उन तीनों ने अब तक शादी क्यों नहीं की, जबकि वो शादी लायक है। नात्सुकी बोली, सन का गाना सुनकर जो शौक लगा है उसके सामने हारुमी की शादी की बात बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगी, और वो तुरंत असामी को शन का गाना बंद करने को कहती है। अब असामी की टीवी ड्रामा की शूटिंग भी शुरू हो गई। हालांकि कहानी असामी के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हुए भी उसमें काफी सारे फेरबदल किए जा चुके हैं कि अब ये कहानी उसकी कम और किसी के बदले और पुनर्जन्म की ज्यादा बन चुकी है। लीड रोल में वही एक्ट्रेस है जिसे असामी बहुत साल पहले एक टीवी प्रोडक्शन के दौरान मिली थी, लेकिन इसके फर्स्ट एपिसोड के लास्ट सीन में दूसरा लीड एक्टर समय पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसकी फ्लाइट डिले हो गई है। असामी ने स्टाफ से चेक करवाया कि क्या इस सीन को रीशेड्यूल किया जा सकता है या नहीं, लेकिन पता चला कि अगले दिन ड्रामा की लीड एक्ट्रेस कहीं बिजी है, इसीलिए उन्हें आज किसी भी हालत में इस सीन को शूट करना होगा, नहीं तो फिर इसकी फर्स्ट एपिसोड कल टाइम पे रिलीज नहीं हो पाएगी। अब असामी डायरेक्टर से कहती है कि हम उस सीन के लिए एक्टर की जगह उसका कोई स्टैंड स्टिल दिखा देंगे, जिसे सिर्फ पीछे से शूट किया जाएगा और फिर एडिट करके मेन लीड रोल को सामने से दिखा दिया जाएगा।
लेकिन एक्स्ट्रा एक्टर्स के लिस्ट में कोई भी लीड एक्टर के हाइट और फिगर को मैच करता हुआ नहीं मिलता। तभी असमी को शन की बात याद आई और वो उसे फोन करके बुलाती है। वहाँ पता चला कि शन भी हारुका को जानता है और वो उसे अपने एल्बम की DVD देता है। शन स्क्रीन टेस्ट में पास हो गया और उसे स्टैंड स्टिल का रोल मिल जाता है। शूटिंग के बाद वो शन से वादा करती है कि अगली बार उसे किसी अच्छे रोल में चांस दिला देगी। लेकिन टैक्सी का इंतजार करते हुए उसने देखा कि शन ड्रामा की लीड एक्ट्रेस को भी अपनी DVD दे रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि शन को नहीं मालूम कि उसने इसमें कितना बुरा गाया है। असमी की ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड साथ देखने के लिए मात्सुकी और मीहो भी उसके अपार्टमेंट टोक्यो पहुंचते हैं। मगर शूटिंग से घर लौटते हुए असमी को बीच सड़क पर एक ट्रक टक्कर मार देती है और वो मरकर एक बार फिर उसी सफेद कमरे में सर्विस डेस्क पर बैठे आदमी के पास पहुंच जाती है। इस बार वो कंप्लेन करती है कि वो तो अभी 33 साल की भी नहीं हुई, सिर्फ 29 साल की है। स्टाफ उसे बताता है कि 33 साल से पहले भी उसके मरने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। फिर असमी ने पूछा कि क्या उसके पास कोई टीवी है, क्योंकि आज उसके टीवी ड्रामा का पहला एपिसोड आने वाला है, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। उसने महीनों तक कई स्क्रिप्ट रिजेक्ट होने के बाद एक प्रोजेक्ट मिला। फिर कई महीनों तक को प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग करके स्टोरी फाइनलाइज हुई। कई देर रात शूटिंग के बाद यहाँ तक कि उसने अपने क्लासमेट शन को भी उसमें मौका दिया। और इतना सब करने के बाद जब आज वो अपनी पहली एपिसोड देखने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड थी, वो मरकर यहाँ पहुंच जाती है। असमी ने पूछा कि क्या वो उसके मरने का 1 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे। स्टाफ ने ना में उत्तर दिया। हताश होकर असमी ने पूछा कि इस बार वो क्या बनकर जन्म लेगी। स्टाफ ने उसे सी अर्चिन की फोटो दिखाकर कहा कि वो अगले जन्म में ये बनने वाली है। ये एक तरह का समुद्री पौधा है जिसे खाया जाता है। उसने फिर पूछा कि क्या उसे दोबारा असमी बनकर जन्म लेने का मौका मिल सकता है। स्टाफ ने कहा हाँ, इस बार ये मुमकिन है। जाते हुए असमी ने फिर मुड़कर पूछा क्या जरूरी है कि वो शुरू से शुरुआत करे, क्योंकि ये सब कुछ बहुत बोरिंग है। लेकिन उसे इस बार भी दोबारा से शुरू करना पड़ता है। वो असामी बनकर अपने पेरेंट्स के घर जन्म लेती है और इस बार तय करती है कि वो अपना पूरा जोर लगा देगी। जल्द ही उसने किंडरगार्टन जाना शुरू किया, जहाँ वो खुद भी फूल नहीं तोड़ती और दूसरों को भी मना करती है। वो हमेशा सबके साथ अपने खिलौने शेयर करती और इस बार भी रीना के फादर की अफेयर वाली कहानी को देखकर इसे अलग तरीके से सुलझाने की सोचती है। वो अपने टीचर से कहती है कि वो रीना के फादर के साथ अफेयर ना रखे। टीचर उसकी बात सुनकर हैरान है। उसने पूछा कि ये सब उसने कहाँ से सीखा, तो असमी उसे एक कहानी सुनाने लगी कि उनके पिछले टीचर का भी इसी तरह का अफेयर था, जिसमें बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया। वो टीचर से पूछती है आप तो ऐसा नहीं करोगी ना। फिर उसने बताया कि आज रीना के फादर ने जो नोट आपको दिया है उसमें उनका फोन नंबर लिखा है। टीचर ये देखकर हैरान हो जाती है और असमी के सामने ही उस नोट को फाड़ते हुए कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगले दिन से वो रीना के फादर को इग्नोर करने लगी। ये देखकर असमी खुश हो जाती है और सोचती है कि जब ये इतनी आसानी से हो सकता था तो पिछली लाइफ में उसे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। अब जब वो एलिमेंट्री स्कूल में गई, वो हमेशा अपने बड़ों को नमस्ते करती, पौधों को पानी देती। इस बार वो स्कूल में अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में देने लगी। वो सिर्फ अपनी क्लास की ही नहीं बल्कि अपने से आगे के क्लासेस की भी पढ़ाई करने लगी। लेकिन इस सब की वजह से वो इस लाइफ में नात्सुको और मीहो से दूर हो गई। वो इस जन्म में उसकी उतनी अच्छी दोस्त नहीं रही। एक दिन स्कूल के बाद वो उन दोनों को स्टिकर से खेलते हुए देखती है और उसे पिछले लाइफ की मेमोरी याद आती है जब वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसीलिए वो उनके साथ खेलने के लिए पूछती है और वो दोनों भी उसे अपने खेल में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जल्द ही असमी को एहसास हो जाता है कि वो अब उनके लिए उतनी खास दोस्त नहीं रही। घर जाते हुए भी वो दोनों को आपस में बहुत क्लोज देखती है, जिसे देखकर उसे काफी अकेलापन महसूस होता है। 2003 में जब वो हाई स्कूल जाने लगी, वो दूर से ही नात्सुको और मीहो को देखा करती और इस तरह कोई दोस्त न बना पाने की वजह से वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती और इस बार वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। मगर उसकी इस खुशी को बांटने के लिए उसका कोई दोस्त नहीं। फर्स्ट आकर भी वो मायूस रहती है। अब यहाँ फोटो बूथ में नात्सुकी और मीहो को साथ देख उसे पिछली लाइफ के बारे में याद करके बुरा लगता है। तभी वहाँ किसी ने उसे आवाज दी। वो मारी है, उसी की क्लास की जो सेकंड रैंक पर आती है और उसे साथ बूथ जाने के लिए पूछती है। असामी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कोई उसे दोस्ती करना चाहता है। पहली स्कूल लाइफ में हमेशा मारी फर्स्ट आया करती थी और इस बार असामी फर्स्ट आती है और वो स्कूल प्रेसिडेंट भी बनती है, जबकि मारी वाइस प्रेसिडेंट बनी। वो दोनों एकदम से अच्छे दोस्त बन गए, जैसे कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो। इस बार असामी अपने रैंक के हिसाब से सबसे टॉप के हाई स्कूल में एडमिशन लेती है। फिर एक दिन उसने न्यूज़पेपर में एक नोबेल प्राइज विनर के बारे में पढ़ा और सोचने लगी कि अगर वो भी इस मुकाम पर पहुंच जाए तो बहुत अच्छे कर्मों को अपने भाग्य में जोड़ सकती है।
हाई स्कूल के बाद वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहाँ अपनी चौथी लाइफ के एनुअल फंक्शन में शामिल होते हुए सामने जाते हुए मीहो और नात्सुकी को देखकर बुरा लगता है, क्योंकि हर लाइफ में वो साथ जाया करते थे और इस बार मारी उसके साथ जाती है। स्टेज में फिर से शराब पीकर वही लड़की हंगामा करती है और शाम को वो सभी हाई स्कूल के रियूनियन में जाते हैं, जहाँ सब कुछ पहले जैसा है। बस मारी यहाँ नहीं है, जो इससे पहले लाइफ में नहीं थी। आज भी सभी शन के गाने की तारीफ करते हैं, जबकि असामी को अपनी थर्ड लाइफ से शन का डीवीडी का एल्बम सुनना याद है, जो कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मारी को भी नहीं लगता कि शन का गाना उतना अच्छा है। वो असामी से कहती है कि हमें इसे बता देना चाहिए, मगर असामी मन ही मन सोचती है कि अगर सब कुछ अभी रोक दिया तो फ्यूचर में पैदा होने वाला उसका बेटा इस दुनिया में नहीं आ सकेगा। रियूनियन के बाद वो शन और शिजुका को नंबर एक्सचेंज करते हुए देखती है। उसे मालूम है कि आगे जाकर उनका डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन वो उनकी जिंदगी में इस बार भी दखल ना देने का सोचकर वहां से चली जाती है। रियूनियन में वो मीहो और नात्सुकी के साथ समय बिताने की कोशिश तो करती है, लेकिन अब उन तीनों में काफी दूरी आ चुकी है, जो असामी को भी महसूस हो रही है। यूनिवर्सिटी में वो मेडिकल एग्जाम क्लियर करती है और उसे नेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने का मौका मिल जाता है, जहां वो मेडिकल के उन पहलुओं की खोज करेगी जिससे फ्यूचर की बीमारियों को लड़ने के लिए दवाइयां बनाई जाती है। इससे मानव प्रजाति का कल्याण होगा, जैसा कि असामी अपनी इस जिंदगी से चाहती थी, और उसे ऐसा लगता है कि इस बार शायद मरने के बाद भी उसे इंसान बनकर जन्म लेने का मौका मिलेगा। काम से घर लौटते हुए वो मिस्टर मीता की बात याद करती है और वही उसकी मुलाकात पिछली बार की तरह शिजुका से हो गई, जिसकी सन के साथ शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, और असामी उसके डाइवोर्स लेने के डिसीजन को सही बताती है। तभी पास से गुजर रहे मिस्टर मीता को देखकर वो दोनों उनसे बातें करते हैं और असामी जानबूझकर मिस्टर मीता को शिजुका की बातों में इन्वॉल्व करती है ताकि वो थोड़ी दिलचस्पी दिखाए और वो उस ट्रेन में ना जा सके। ऐसा ही हुआ। मिस्टर मीता नेक्स्ट ट्रेन लेने की सोचते हैं और अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर बातें करने लगे। हालांकि वो शिजुका के सन को डाइवोर्स देने की बात के खिलाफ है। वो कहते हैं कि उसे सन को मौका देना चाहिए, कि वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहता है उसे सपोर्ट करना चाहिए। इन सभी बातों के बीच असामी ने नोटिस किया कि अगली ट्रेन के आने का टाइम हो चुका है, यानी कि मिस्टर मीता के साथ अब वो हादसा दोबारा नहीं होगा, और वो वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर मीता की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद असामी अपनी बहन के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही है। तभी उसकी बहन पूछती है कि तुम इतनी परफेक्ट हो, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी कोई सेकंड लाइफ है। इस बात से अनजान की दरअसल ये असामी की फोर्थ लाइफ है। असामी की इतने परफेक्ट होने की वजह से उसकी बहन को हमेशा लाइफ में अच्छा करने का प्रेशर रहता है। फिर असामी कहती है, तुम्हारे ग्रेड्स भी तो काफी अच्छे रहे हैं। बहन ने कहा, जिसकी बड़ी बहन हर जगह टॉप करती हो, उसकी छोटी बहन पर कितना प्रेशर पड़ता है ये तो सिर्फ एक छोटी बहन ही समझ सकती है। फिर उसकी बहन असामी से पूछती है कि अगर ये तुम्हारी सेकंड लाइफ है तो बताओ मेरी शादी किससे हुई थी। असामी मन ही मन सोचती है कि वो तो अपनी बहन की शादी से पहले ही हर बार मर जाती है। खैर, मेडिसिन लेकर पढ़ने की वजह से वो इस बार आसानी से दादाजी की मेडिसिन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, लेकिन इस बार उसे फार्मेसी की मैगजीन में मसारू की कोई न्यूज नहीं मिलती। 3 साल बाद वो वापस रीना की लाइफ में आती है और उसे यकीन नहीं होता कि इस बार भी मिस्टर तोरू और वो कांटेक्ट में है। इसीलिए वो इस बार बिना समय गवाए मिस्टर तोरू से बात करके ये प्रॉब्लम सुलझा देती है। अपने मेडिकल फील्ड में वो रिसर्च असिस्टेंट बन चुकी है। उसका काम है रोज सैंपल्स पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना। ये काम जल्द ही बोरिंग हो गया, जहां उसे घंटों बैठे ये काम करना पड़ता है, लेकिन उसके पिछले बोरिंग वर्क लाइफ की वजह से वो इस सिचुएशन को झेल सकती है। एक दिन जब असामी घर पे है, उसके पापा बताते हैं कि उसकी छोटी बहन अपने बॉयफ्रेंड को उनसे मिलवाने घर लाने वाली है, तो उसे क्या पहनना चाहिए। असामी ने उनसे ज्यादा न सोचते हुए कुछ कैजुअल पहनने को कहा, मगर उसके पापा नहीं माने। फिर वो दिन आया, लेकिन उसकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ नए कैबिनेट को सेट करने के लिए बुलाया था, जिसमें कुछ घंटे लग जाते हैं, और वहाँ असामी के पापा सूट बूट में तैयार होकर इंतजार करते हैं। जब काम खत्म होने के बाद बॉयफ्रेंड जाने लगा, उसने अंकल को सिर्फ हाई कहा। उसके पापा ने जैसी फॉर्मल मीटिंग सोची थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब उधर असामी के रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स वैसे ही चल रहे हैं। कई बार उसे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखकर ख्याल आता है कि क्या इंसान मरकर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनकर जन्म ले सकता है। और वो इस लाइफ में 35 साल की हो चुकी है, जो कि उसकी किसी भी पिछले लाइफ से ज्यादा लंबी है। असामी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा तो नहीं कर पाती, लेकिन उसके छोटे मोटे आर्टिकल्स वेबसाइट पर आते रहते हैं। उसी साल उसकी छोटी बहन की शादी उसके बॉयफ्रेंड से होती है और असामी उसके साथ बिताए बचपन के पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है। अब अपने होम टाउन आने पर असामी एक दिन मारू से मिलती है, जो कि अब एक पायलट बन चुकी है।
उन्हें वहाँ मीहो और नात्सुकी भी दिखाई दिए, जिनसे वो हाई स्कूल रियूनियन के बाद कभी नहीं मिली। वो उन दोनों को अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट भी करती है, मगर वो उनकी हाई सोसाइटी सर्कल में अब एडजस्ट नहीं होंगी, ये सोचकर बाहर किसी दूसरे बेंच पर बैठ जाते हैं। असामी को ये देखकर बहुत दुख होता है कि अपनी जिंदगी की चॉइसेस की वजह से वो इतने दूर हो गए, जबकि पिछली हर लाइफ में वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यही सोचकर मन महसूस कर रह जाती है कि यही जिंदगी का खोना और पाना है। फिर मारी उसे फोटो बूथ के बचपन की फोटोज दिखाती है, जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद मारी ने कुछ ऐसा पूछा जिसे सुनने की असामी को उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा कि तुम्हारी ये कौन से नंबर की बर्थ है। ये बात मारी के मुंह से सुनकर असामी चौंक जाती है। मारी बताती है कि ये उसका 5th रिबर्थ है। इसके पहले हर बार रिबर्थ में मारी ही फर्स्ट आती थी, मगर इस बार जब असामी फर्स्ट आई तो उसे सबसे पहला डाउट हुआ, क्योंकि वो किसी भी लाइफ में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाई थी। और फिर फोटो बूथ में उसने कुछ ऐसी बातें की जिसे सुनकर उसे और शक हुआ, लेकिन वो कभी उससे पूछ नहीं सकी, ये सोचकर कि अगर वो गलत निकली तो पता नहीं असामी उसके बारे में क्या सोचेगी। और उससे ये भी कहा कि क्या वो भी मरकर सफेद कमरे में रखे उस डेस्क के सामने होती है, जहाँ स्टाफ उन्हें अगले जन्म के बारे में बताता है। और मारी असामी से पूछती है कि उसके रिबर्थ में क्या बनना लिखा था। मारी को तो दीमक बनाया जाना था, जो कि ग्वाटेमाला के एक विशेष प्रकार के लंबी नाक वाले जानवर द्वारा खाई जाती है। तब असामी को याद आता है कि उसे ही वो लंबी नाक वाला जानवर बनाया जा रहा था, इसीलिए वो बात को घुमा देती है और कहती है कि वो भी उसी की तरह चींटी की प्रजाति में जन्म लेने वाली थी। अब असामी पूछती है कि क्या उसने भी इसीलिए मरकर दोबारा जन्म लेना चुना, ताकि वो अच्छे कर्मों से अगले जन्म में एक इंसान बनकर जन्म ले सके। मारी बोली, नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं था। अब उसने अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया। अपनी फर्स्ट लाइफ में वो पढ़ने लिखने में उतनी अच्छी नहीं थी, और वो असामी, नात्सुकी और मेहू अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो बचपन से पक्के दोस्त थे। एलिमेंट्री स्कूल में स्टिकर्स इकट्ठा करते और एक दूसरे को बर्थडे पर उन्हें स्टिकर्स देते, और मिडिल स्कूल में फोटो बूथ में फोटो खिंचवाते। लेकिन हाई स्कूल आते आते मारी बदल गई। अब वो लड़कियों के गैंग का हिस्सा बन गई। इसके साथ उसके ग्रेड्स पर भी काफी असर पड़ता है, इसीलिए उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और वो चाइल्ड केयर का कोर्स करती है। लेकिन इससे उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। मिहू के नई गाड़ी खरीदने के बाद वो चारों वीकेंड्स पर छोटी मोटी ट्रिप पर जाया करते। उसे और असामी को स्कूल टाइम से एक ही लड़के पर क्रश था, जो हाई स्कूल रियूनियन में आते आते मोटा और भद्दा बन चुका था। उसी रियूनियन में मारी और शन करीब आए और उन दोनों ने डेट करना शुरू किया, लेकिन उसका गाना बहुत बुरा था, जिसका कोई भविष्य नहीं था। मैंने फिर भी उसे सपोर्ट किया, लेकिन उनका रिलेशनशिप कुछ ही महीनों के लिए था और जल्द ही उनका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि शन किसी और लड़की के लिए उसे चीट कर रहा था। असामी ने पूछा वो लड़की कौन थी, तो पता चला कि वो शिजुका थी, जिसके साथ मिलकर शन मारी को चीट कर रहा था। और ये बात उन तीनों ने, यानी असामी, नात्सुकी और मिहो ने ही उसे बताई थी, जिसके तुरंत बाद ही उसने ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद मारी ने किंडरगार्टन में काम करना शुरू किया। ये वही किंडरगार्टन था जहाँ असामी बचपन में जाया करती थी। ये सुनकर असामी को बड़ा अचंभा होता है। वहाँ काम करने के दौरान भी वो चारों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब उस रेस्टोरेंट में काफी भीड़ हो जाने की वजह से वो शन के बाहर आ जाते हैं, जिसकी आज छुट्टी है। इसके बाद मारी बताती है कि मिहो और नात्सुकी एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, जिसके बाद असामी और मारी उनकी मौत के दुख से बाहर नहीं आ पाते। वो कभी कभार मिलते, लेकिन वो पहले की तरह खुलकर हंसना भूल चुके थे। फिर भी वो दोनों जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। फर्स्ट लाइफ में मारी 62 साल तक जिंदा थी और असामी उसके मरने के बाद भी काफी सालों तक जिंदा रही। जब मारी को सेकेंड लाइफ मिली, उसने सोचा कि कैसे नात्सुकी और मिहू को उस प्लेन क्रैश से बचाया जा सकता है। पहले तो उसने सोचा कि वो उन दोनों को ही उस प्लेन में बैठने से मना कर देगी, लेकिन फिर उसे उनमें सवार बाकी लोगों का ख्याल आता है, जिन्हें बचाने के लिए उसे पायलट बनना होगा। इसीलिए सेकेंड लाइफ में वो बहुत पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है और धीरे धीरे वो स्कूल की टॉप स्टूडेंट बन गई। लेकिन उस लाइफ में वो असामी, मिहो और नात्सुकी से दूर हो गई। असामी ने फिर पूछा, तो क्या वाकई में वो ऐसा कर पाई? मारी बोली, क्योंकि मुझे उस प्लेन का रूट और जिस दिन वो एक्सीडेंट होने वाला था वो सब कुछ पहले से ही पता था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उस लाइफ में 33 साल की उम्र में ही असामी की ट्रक एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी। मारी को लगता है कि ये उसकी गलती है, क्योंकि फर्स्ट लाइफ में जब वो चारों फ्रेंड साथ थे, उस वक्त असामी के साथ ये हादसा नहीं हुआ था। असामी ने कहा कि वो इसकी गलती खुद पर ना डाले, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मारी आगे बताती है कि असामी की मौत के बाद वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगी, इस वजह से वो पायलट नहीं बन सकी। आगे जाकर वो नात्सुकी और मिहू को भी नहीं बचा सकी। फिर लगभग 40 साल की उम्र में उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
अब अपने थर्ड लाइफ में असमी का एक्सीडेंट होने से रोकने के लिए वो पहले से वहाँ मौजूद थी, जहाँ इस बार वो रीना को देखती है। और उस दिन उसका एक्सीडेंट नहीं होता, ये देखकर उसे काफी राहत मिली। मगर उसे नहीं मालूम था कि अगले कुछ महीनों बाद ही वो एक ट्रक एक्सीडेंट में मारी जाएगी। जबकि थर्ड लाइफ में वो पायलट बन चुकी थी, लेकिन उसे मालूम हुआ कि पायलट खुद से अपनी फ्लाइट नहीं चुन सकता और इसीलिए उसे उस प्लेन को उड़ाने का मौका नहीं मिला और वो नात्सुकी और मिहू को नहीं बचा सकी। और उसके कुछ महीनों बाद वो खुद एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। अपने फोर्थ लाइफ में मारी की पायलट बनने से पहले ही मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे हेवन के स्टाफ से पता चला कि मारी और असामी दोनों के ही लाइफ में 30 से 40 के बीच में मरने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और इस तरह वो अपनी फिफ्थ लाइफ यानी कि अभी की लाइफ तक पहुंची है, जहां अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। आज से ठीक 1 साल बाद वो प्लेन हादसा होना लिखा है और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और उसने इस बार फ्लाइट शेड्यूल करने वाले स्टाफ से भी अच्छी दोस्ती बना ली है ताकि उसे वो फ्लाइट मिल सके। असमी ने पूछा कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकती है। मारी ने कहा कि बस ऊपर वाले से दुआ करना कि इस बार सब सही हो सके। असमी को एहसास है कि बार बार अपने दोस्तों को खोने का दर्द मारी ने कितना सहा होगा। वो दोनों वहाँ से निकलकर फोटो बूथ में फोटो भी लेते हैं और वो दोनों तय करते हैं कि नात्सुकी और मिहो को प्लेन क्रैश से बचाने के बाद उन्हें यहाँ लेकर आएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे वो फर्स्ट लाइफ में आया करते थे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय और गुड लक कहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एक दिन असामी ने न्यूज में एक प्लेन क्रैश के बारे में पढ़ा। उसने तुरंत मारी को फोन लगाया, मगर उसका फोन अनरीचेबल बता रहा है। कुछ दिनों बाद उसका डर यकीन में बदल गया। वो और उसके क्लास के कुछ दोस्त मारी, नात्सुकी और मिहू की फ्यूनरल पर जाते हैं। असमी और मारी कुछ ही दिनों पहले मिले थे और ये प्लेन हादसा तो अगले साल होने वाला था, तो इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब वो क्षण के बारे में बाकी दोस्तों के साथ बैठे सोचती है कि मारी ने जानबूझकर उसे कहा था कि यह हादसा अगले साल होगा ताकि असमी परेशान ना हो। वहां से निकलने के बाद वो उन रास्तों से होते हुए जाती है जहां वो चारों दोस्त कभी साथ हुआ करते थे, मगर आज वो बिल्कुल अकेली है। आज उसे मारी का दर्द समझ आ रहा है। इसके बाद असमी ने अपने आप को और भी अपने काम में झोंक दिया ताकि उसे उनकी याद ना आए। 3 साल बाद काम से घर लौटते हुए अचानक उसे रास्ते पर एक लेडी मिली जो उसे पूछती है कि वो अपनी किस लाइफ साइकिल पर है। उसने बताया कि वो मारी की कलीग थी, उसका नाम होरी है। असमी ने उससे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि असमी का ये रीबर्थ हुआ है। होरी ने बताया कि वो अपने 8वें लाइफ साइकिल पर है। उसने एक दिन अचानक देखा कि असमी गायब हो गई और आज उसे दोबारा मिलने पर उसे समझ आया कि वो भी एक रीबर्थ का केस है। मारी के अलावा असमी दूसरे ऐसे इंसान से मिल रही है जो उसी की तरह रीबर्थ साइकिल से वापस आई है। उसने असमी को अपने घर बुलाया और बताया कि अपने 8 रीबर्थ में भी उसने अपनी लाइफ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। ये उसके लिए एक खेल जैसा है। वो देखना चाहती है कि क्या वो बिना कोई चेंजेस किए अपने पहले लाइफ की तरह जी सकती है या नहीं। असमी सोचती है कि जरूर होरी की पिछली लाइफ बहुत परफेक्ट रही होगी, इसीलिए वो हर बार वैसे ही जीना चाहती है बिना किसी तरह का बदलाव किए। उसके कुछ सालों बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट को पार करते हुए ऊपर से कुछ स्टील बार गिरने से असमी की चौथी लाइफ भी खत्म हो गई। अब की बार उसी डेस्क पर बैठे स्टाफ ने बताया कि वो अब एक इंसान के रूप में जन्म ले सकती है। असमी उस दरवाजे की ओर जा ही रही थी कि वो वापस मुड़कर कहती है कि क्या वो फिर से असमी बनकर जन्म ले सकती है। स्टाफ ने कहा, हाँ ये मुमकिन तो है, लेकिन इसके बाद कोई गारंटी नहीं कि उसे अगले जन्म में इंसानी रूप मिलेगा या नहीं। मगर फिर भी असमी खुशी खुशी उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इस बार भी वो उन्हीं पेरेंट्स के घर जन्म लेती है, लेकिन इस बार वो अपनी लाइफ पूरी तरह जीना चाहती है। उसे अपने हिस्से में जबरदस्ती अच्छे कर्मों को जोड़ने की परवाह नहीं। वो बस खुद खुश रहना चाहती है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना चाहती है और उसे इस जिंदगी के बाद कोई पछतावा नहीं होने वाला। एलिमेंट्री स्कूल में वो मारी को देखती है और वो दोनों इशारों इशारों में अपनी लाइफ रिबर्थ का नंबर बताते हैं। स्कूल और कॉलेज खत्म करने के बाद इस बार वो एक पायलट बनती है और उस हादसे के दिन जो पायलट प्लेन उड़ाने वाला है उसे अपना जगह बदलने को कहती है, मगर वो नहीं मानता। अब मारी और असामी घर पर डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मारी ने कहा कि उसे उस सीनियर पायलट को जहर देकर मार देना चाहिए ताकि वो प्लेन न उड़ा सके, मगर असामी ने कहा कि अगर वो पकड़े गए तो जेल हो सकती है और वो एक बार फिर उस पायलट को राजी करने जाती है, मगर इस बार भी वो नहीं मानता। कोई रास्ता न पाकर असमी और मारू इस बार उसे जुलाब की गोली देने का फैसला करते हैं। मारी किसी तरह पायलट को अपने बातों में उलझाए रखेगी, तब तक असमी उसके चाय में वो गोली मिला देगी जिसके असर आधे घंटे से शुरू होकर आधे दिन तक रहेगा।
असामी को यकीन नहीं आता कि उसकी थर्ड लाइफ में मेडिसिन करियर का एक्सपीरियंस आज उसके काम आ रहा है कि तभी वहाँ होरी कहीं से आ जाती है, जो कि एक फ्लाइट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी, मगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने कहा कि वो असामी की लाइफ से काफी इंस्पायर हुई, इसीलिए उसने भी अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करने की सोची। और ये भी कि उसने उस सीनियर पायलट को कहते सुना कि वो आज की फ्लाइट के बहाने से अपनी मिस्ट्रेस के साथ एक वेकेशन में जाने वाला है। ये सुनते ही असामी पायलट की वाइफ को एक अनजान नंबर से कॉल के जरिए उसकी और उसकी मिस्ट्रेस की पूरी कहानी बता देती है, जिसके बाद कैप्टन को अपनी आज की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उसे घर जाकर वाइफ से डील करना होगा। अब ऐसा होते ही असामी तुरंत फ्लाइट शेड्यूल डिपार्टमेंट में फोन करके आज की कैंसिल्ड पायलट की ड्यूटी मांग लेती है और इस तरह दोनों आखिरकार उस फ्लाइट को उड़ाने जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। मगर तभी एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि ये उसकी सेकंड लाइफ है और वो जिस फ्लाइट नंबर 937 को उड़ाने वाले हैं आज वो क्रैश हो जाएगी, इसीलिए उन्हें उसका रूट बदलना होगा क्योंकि पिछले लाइफ में उसकी वाइफ उसे नाराज होकर उसी प्लेन में बैठी थी और वो प्लेन क्रैश कर गया था, जिसकी वजह थी आसमान से गिरने वाले उल्कापिंड जो उस प्लेन से टकरा गए थे। वो चाहता है कि आज किसी की जान न जाए, इसीलिए उन्हें उसकी बात का यकीन करना चाहिए। वो दोनों कहते हैं कि हमें आपकी बात पर पूरा विश्वास है क्योंकि ये हमारा भी रीबर्थ है। फिर मारी बताती है कि ये उसका छठा रीबर्थ है और असामी का 5वां। और आखिरकार वो उस फ्लाइट का रूट चेंज करके कई लोगों की जान बचा पाते हैं। इस काम के लिए उन्होंने जिंदगी के 30 साल इंतजार करना पड़ा था और वो दूर से ही उस उल्कापिंड को गिरते देख खुश होते हैं। जब वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, नात्सुकी और मिहो उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें प्लेन के अनाउंसमेंट से पता चला कि वो दोनों इस प्लेन को उड़ा रहे थे। उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं कि उन दोनों को बचाने के लिए असामी और मारी ने क्या कुछ नहीं किया। इसके बाद वो चारों अच्छा समय गुजारते हैं और इसके बाद मारी और असामी पायलट की नौकरी छोड़कर अपने होम टाउन वापस चले आते हैं, जहाँ असामी वापस से एक सरकारी नौकरी ले लेती है और 9 से 5 की ड्यूटी करती है। अब होरी भी उसी के डिपार्टमेंट में काम करने लगी है और मारी वापस से एक किंडरगार्टन की नौकरी में लग गई क्योंकि उसे इस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और वो चारों काम के बाद होम टाउन में अच्छा वक्त बिताते हैं, जैसा कि वो फर्स्ट लाइफ साइकिल में किया करते थे, जिसके लिए उन्हें इतने रीबर्थ का इंतजार करना पड़ा। और इस लाइफ में आखिरकार वो फिर से अच्छे दोस्त बन गए। वो कभी कभी शन के बार भी जाते, जहाँ अब वो प्रमोट होकर मैनेजर बन चुका है। और एक दिन वो सभी हाई स्कूल के फ्रेंड्स को रीयूनियन के लिए बुलाता है, जो कि उनकी कॉलेज के बाद सेकंड रीयूनियन है। अब तक शन भी समझ चुका है कि वो कितना बुरा गाता है, लेकिन उसमें एक काबिलियत है कि वो अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकता है और वो सभी मिलकर अच्छा वक्त बिताते हैं। फिर 58 साल बाद वो चारों अब बूढ़े हो चुके हैं। अपनी पूरी जिंदगी खुशी से जीने के बाद वो अपने अपने जिंदगी के तजुर्बे शेयर करते हैं और ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको असामी की पुनर्जन्म की कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी पक्के से करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं अगले ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।